अभी तक जो है 3 अध्याय खत्म हो चुका है। ऑनलाइन क्लास में 3 अध्याय खत्म हो चुका है। 3 अध्याय में कौन कौन सा अध्याय है सभी को पता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 3 अध्याय खत्म हो चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि 4 अंक में है, और उसके बाद खत्म किया गया इकाई 2। इकाई 2 में 2 अध्याय था। ये जो है पार्ट 1 में अंतिम चैप्टर है। इकाई 2 में जो है 2 चैप्टर था। एक तो विद्युत चालन जिसको कहते हैं, या धारा विद्युत। कुमार मित्तल में विद्युत चालन है तो हम विद्युत चालन ही लिख देते हैं, विद्युत चालन। और उसके बाद अभी जो खत्म हुआ है वो सरल परिपथ है। सभी का, इन तीनों चैप्टर का अच्छे से जो है सब परिभाषा, आंकिक प्रश्न, और उसके बाद जो भी इसमें बोर्ड के प्रश्न थे वो भी खत्म कर दिया गया है। इसमें कोई जो है टेंशन की बात नहीं है। ये जो खत्म हुआ है ये लगभग 8 अंक का था। ये दोनों चैप्टर 8 अंक का था। छोटा वीडियो बनता है, अभी धीरे धीरे जो है वीडियो का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। तो अभी ऑनलाइन क्लास में 12 अंक का खत्म कर दिया गया है। ऐसे छात्र जो अभी तक नहीं देखे हैं वो शुरू से वीडियो देख लें, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। लापरवाही न करें, समय निकलता जाएगा, उसके बाद वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, फिर समय नहीं मिल पाएगा। समय निकलता जाएगा, वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, फिर देखने के लिए समय नहीं बचेगा। जो भी समय मिलता है थोड़ा बहुत 1-2 वीडियो देखते चलिए पर डे। और जिस दिन नहीं बनता है वीडियो, पीछे का कोई वीडियो देख लीजिए, पीछे का कोई वीडियो देख लीजिए। और रसायन विज्ञान का जो है रविवार को 2 घंटे का लगभग वीडियो बना देंगे, जिससे आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इसके पहले हमने ग्रुप में वीडियो भेज दिया था ताकि आप लोग उस अध्याय से, ऑर्गेनिक के 2 अध्याय से परिचित हो जाए। तो कहना यह है कि कोई भी चीज इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे बताया जा रहा है वैसे पढ़ते रहिए। हाँ, अगर ऑफलाइन क्लास कहीं मिल रहा है सबको तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन में अगर हेल्प आपको मिलता है तो आप लेते रहिए। ये वीडियो बनता रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का वीडियो बनता रहेगा। जिसको इससे फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, देखिए। तो इसमें आज 2 अंकिक प्रश्न है। ये जो सरल परिपथ था अध्याय बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो गया है। परिभाषा, उसका जो निगमन था सब अच्छे से क्लियर है। अब जो है आंकिक प्रश्न का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग इस अध्याय का, जो भी लोग पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ चुके हैं, 2022 से लेकर के 2025 तक का पेपर पढ़िए। मेरा नियम वही है, 22 से लेकर के 25 तक का पेपर पढ़िए। उसमें जो अति लघु है, बहुविकल्पी है, तैयारी ऐसे ही होता है। मनमानी तैयारी करने से मनमानी रिजल्ट आएगा। 22 से लेकर 25 तक का पेपर पढ़िए, और उसमें जो है जो प्रश्न इस अध्याय से अभी जो जस्ट खत्म हुआ है, इसका जो भी प्रश्न है हम प्रयास करेंगे 22 से लेकर 25 तक का सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो आप लोग अलग से ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल जो है, ये चैनल है, इसमें नया चैनल बना हुआ है, इसमें फ्री वीडियो, फ्री पीडीएफ जो है सब दे दिया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। इसमें जो है हम देखते हैं पहला अध्याय, ये जो है पहला सवाल, इसका पहला अंकिक प्रश्न। तो पहला अंकिक प्रश्न देखने में तो ये नहीं पता चलेगा, लेकिन जब भी ऐसा फिगर मिलेगा तो आप लोग समझ जाइए कि व्हीटस्टोन सेतु है। इसके पहले जो पढ़ाया गया था व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु है तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु ऐसे तो नहीं बताया गया था, तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु हम बनाएंगे। अगर ऐसा फिगर दिया है तो हम बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, देखिए, जब भी ऐसा फिगर दिया रहेगा कि बीच में 3 है, एक ऊपर एक नीचे, बीच में 3 प्रतिरोध है, एक ऊपर एक नीचे, अगर ऐसा दिख गया, और सबसे पहली बात, इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से चाहेंगे कि समांतर श्रेणी से हल कर पाए, नहीं हल हो पाएगा। इसमें पूछा क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए ये हो गया, बी ये हो गया, इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, नहीं निकल पाएगा। तो ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु के लिए हम फिगर बनाएंगे। उसका फिगर कैसे बनता है, आमने सामने ऐसे 4 पॉइंट बनाते हैं।
यहां पर हम लिख देते हैं ए, यहां पर हम लिख देते हैं बी, यहां पर लिख देते हैं सी, यहां पर डी। तो हम यहां देखते हैं कि ए और सी के बीच 5 ओम का प्रतिरोध है, तो ए और सी के बीच लिख देंगे 5 ओम। फिर उसके बाद देखते हैं सी और बी के बीच, तो ये हुआ सी और ये हुआ बी, तो सी और बी के बीच यहां पर केवल सी और बी के बीच 10 ओम का प्रतिरोध है, तो यहां पर हम लिख देंगे 10 ओम। ए और डी के बीच देखेंगे, यहां पर है ए, यहां पर है डी, इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बीच 2 प्रतिरोध है, तो यहां पर क्या करेंगे, ए और डी के बीच यहां पर 10 ओम का प्रतिरोध है, ए और डी के बीच 10 ओम का। फिर उसके बाद हम देखेंगे बी और डी के बीच, तो ये बी है और ये डी है, बी और डी के बीच कितने ओम का प्रतिरोध है, 20 ओम का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई यहां पर सी और डी के बीच, सी और डी के बीच जो है, सी और डी के बीच 10 ओम का प्रतिरोध है, तो इतना दे दिया गया है। तो अब जो है ए से हम एक सेल निकाल कर ऐसे जोड़ देंगे, और सेल का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट दिया है। प्रश्न क्या है इसका, प्रश्न है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमें ये जो ए और बी है इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आंकिक प्रश्न के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए। जो भी यहाँ आंकिक प्रश्न बताया जा रहा है सब पीडीएफ में उपस्थित है, और जो भी इसमें है सब अभ्यास, और या तो अभ्यास के लिए है या तो पेपर में आया हुआ है। अगर इसको आप नहीं हल करेंगे तो प्रश्न आगे का नहीं सीख पाएंगे। तो इसको आप देखिए और हल भी करिए, कॉपी में लिखिए भी, कलम भी चलाना है, वीडियो चलते समय कलम नहीं चलाना है, वीडियो देखने के बाद उसके बाद इसको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर के या पीडीएफ से देख करके इसको हल करना है। तो यहां पर जो है सबसे पहले देखते हैं कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। तो एक बात तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, तो यहां पर हम P लिखेंगे, ये Q लिखेंगे, ये जो है R होगा और ये S होगा, P Q R S। तो व्हीटस्टोन सेतु का नियम है कि पहले हम निकालेंगे P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, पहले ये निकालेंगे। तो P कितना है 5 और Q कितना है 10, R कितना है 10, S कितना है 20। P है 5, Q है 10, R है 10, यहां रख लेंगे। 5 से काटेंगे 1/2 बराबर, यहां कट जाएगा 1/2। तो अगर ये बराबर आ गया तो हम लिखेंगे कि अतः सेतु संतुलित है। ये जो दिया गया है इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, अतः सेतु संतुलित है। सेतु संतुलित है, और उसके बाद जब सेतु संतुलित होगा तो ये जो बीच में जुड़ा होगा इसका कोई महत्व नहीं होगा। तो बोलेंगे कि सी और डी के बीच जुड़ा, सी और डी के बीच जुड़े 10 ओम प्रतिरोध महत्वहीन होगा। महत्वहीन का मतलब कि अगर ये जुड़ा है या नहीं जुड़ा है इसमें कोई करंट नहीं पास होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ये महत्वहीन हो गया। अगर महत्वहीन हो गया तो इसको हम हटा सकते हैं, यहां से इसको हम गायब कर सकते हैं। अगर यहां से ये गायब हो जाएगा, अगर गायब हो जाएगा तो अब क्या होगा, यहां पर ये जब ये गायब हो जाएगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, कैसे देखते हैं। अगर हम यहां से इसको हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में। कैसे पता श्रेणी क्रम में, मान लीजिए यहां से करंट आई निकल रहा है, तो यहां जाकर के बटेगा, इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इधर भी जाएगा I1, इधर भी जाएगा। तो इन दोनों में समान धारा बह रहा है I1। अगर धारा का मान समान है तो श्रेणी क्रम, और अगर अलग अलग है तो समांतर क्रम। तो हम यहां बना देते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, ये बीच में जो है इसका कोई महत्व नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे,
बोलेंगे कि भाई यहां पर हमें तुल्य प्रतुल्य निकालना है, पहले ये बताएंगे कि P व Q श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतुल्य निकालेंगे, R बराबर P प्लस Q। P हो जाएगा 5, Q हो जाएगा 10, 5 प्लस 10 हो जाएगा 15। श्रेणी क्रम का एक फार्मूला है। और उसके बाद बताएंगे R और S श्रेणी क्रम में। R और S श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य हो जाएगा R डबल डैश बराबर हो जाएगा 10, इसमें हो जाएगा भाई R प्लस S। R हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, यहां पर हो जाएगा 30। तो इसका नया फिगर क्या हो जाएगा? इसका नया फिगर जो है इसका नया फिगर कैसे बनाएंगे हम? ये जो है ये दोनों एक हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं नया फिगर का। ये हो गया R डैश, ये हो गया R डबल डैश। बीच वाला ये कहां गया? ये महत्वहीन है, उसको रखेंगे नहीं, गायब हो जाएगा। R डैश R डबल। अब ये किस क्रम में लग रहा है? समांतर क्रम में। तो यहां पर हो जाएगा R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। और अगर समांतर क्रम में है तो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं फाइनल उत्तर R ट्रिपल डैश लिख लेते हैं, या कुछ और नाम लिख लेते हैं। इसमें हो गया R ट्रिपल डैश, क्योंकि R डैश R डबल डैश होता है। ये हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। तो R डैश कितना हो जाएगा? R डैश निकला है 15। ओ यहां पर जो है समांतर क्रम में है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला लगेगा 1/R ट्रिपल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ये हो जाएगा यहां पर 1/R डैश। R डैश का मान कितना रखेंगे? 15, और R डबल डैश का 30। एलसीएम निकालेंगे, 15 और 30 का 30 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1। 15 से भाग करेंगे, 2 का ऊपर गुणा, यहाँ 3/30 हो जाएगा। इसका मतलब 1/R ट्रिपल डैश बराबर मिलेगा 3/30। हल कर देंगे तो आ जाएगा 1/10। इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि R ट्रिपल डैश बराबर 10 ओम होगा। तो पहला उत्तर तो आ गया है। पहला उत्तर क्या है? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यही हो जाएगा 10 ओम। फाइनल हो गया ये पहला उत्तर। अब हम समझते हैं कि इसके बाद धारा का मान कैसे निकालेंगे, और जिसको लिखना है आप वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं या पीडीएफ से लिख सकते हैं। अगला पूछा है दूसरा नंबर, धारा आई का मान। एक तो उत्तर आ गया, तो धारा आई का मतलब ये फाइनल उत्तर जो कि यहां से निकल रहा है आई, ये 5 वोल्ट का है। यही फिगर उधर बनाया गया वही है। तो धारा आई का मान निकालेंगे, तो आई बराबर हमने पढ़ा है V बटे में R। आई बराबर पढ़ा है V बटे में R, लेकिन यहाँ पर V नहीं, यहाँ पर E है। V की जगह पर E लिखेंगे, E बटे में R। E की जगह पर 5 और यहाँ पर R की जगह पर R ट्रिपल डैश होगा। R की जगह पर R ट्रिपल डैश, जो कि इसका फाइनल उत्तर आया है। फाइनल उत्तर कितना आया है? 10 आया है। 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं। अगला क्या है? 6 वैद्युत शक्ति। P बराबर होता है V इंटू आई, लेकिन यहां पर लिखेंगे E इंटू आई।
V इंटू आई या E इंटू आई। V का मतलब यहाँ पर E लिख सकते हैं, E की जगह पर रखेंगे 5 और I की जगह पर रखेंगे 0.5, 5 25 25 हो जाएगा, 2.5 जो है यहाँ पर वाट आ जाएगा, वोल्ट नहीं वाट आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो हल हो चुका है, इसको आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी जो है व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित है। इसमें थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। इसमें क्या देखना है कि ये P, ये होगा Q, ये होगा R, ये होगा S। तो यहां पर ये होगा P, यहां पर ये होगा Q और ये होगा R। तो यहां पर जो है इस प्रश्न से दूसरा प्रश्न है, इसमें यह समझना है कि व्हीटस्टोन सेतु ही है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और बीच में ये प्रतिरोध है और इधर अलग एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध है R बराबर 15 ओम, इसका जो है आंतरिक प्रतिरोध है और ये सेल का वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट। थोड़ा जटिल प्रश्न है लेकिन पेपर में आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है प्रतिरोध X का मान, दूसरा प्रश्न है 5 ओम प्रतिरोध में धारा, मतलब ये जो है इसमें धारा निकालना है और उसके बाद अगला कहा है कि X ओम में धारा, फिर बैटरी से ली गई कुल धारा और बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। तो पहले हम इसको फिगर अच्छे से बना लेते हैं फिर से, या तो अगर इसी से समझ में आए तो ठीक है। हाँ, इस प्रश्न में जो है ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में ये भी बताया है कि A और B समान विभव पर है। ये प्रश्न में ही बताया है, हमने उसको नहीं लिखा है। A और B समान विभव पर है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग को शांत रख करके धैर्य से सवाल को समझेंगे तो सवाल समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो व्हीटस्टोन सेतु का जो फिगर जैसे बनाया जाता है चतुर्भुज के रूप में वैसा ही दिया हो, आपको अलग अलग फिगर दिया रहेगा, उसको आपको समझना है और कैसे समझ में आएगा वो अभ्यास से समझ में आएगा। तो यहां पर जो है ये समझिए कि व्हीटस्टोन सेतु है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब यहां पर एक लाइन हमें ये लिखना है कि हल में इसके प्रश्न यहां पर है, हल में ये लिखना है कि A व B समान विभव पर है। समान विभव पर है तो A व B के बीच विभवांतर शून्य होगा। भाई विभव अगर समान है तो विभवांतर शून्य होगा और अगर विभवांतर शून्य हो गया, इसमें तो विभवांतर शून्य हो गया तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगा। विभवांतर रहता है तभी धारा बहता है, तो इसमें विभवांतर शून्य हो गया, कोई धारा नहीं बहेगा। ऐसे बताएंगे शून्य होगा तो A व B के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगा। वोल्टेज ही नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा और धारा प्रवाहित नहीं होगा तो बताएंगे कि 10 ओम का प्रतिरोध महत्वहीन होगा। 10 ओम कौन सा, ये जो बीच में जुड़ा है, 10 ओम का प्रतिरोध महत्वहीन होगा। ये बात बताना पड़ता है। इतना हिंट दिया था कि A और B समान विभव पर है।
अगर ए और बी समान विभव पर है तो विभवांतर इसका 0 होगा, और विभवांतर अगर 0 हो गया तो ए और बी के बीच कोई धारा नहीं बहेगा, और धारा नहीं बहेगा तो 10 ओम का जो बीच में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध वो महत्वहीन होगा। अब इसमें बताएंगे कि भाई महत्वहीन हो गया, तो उसके बाद जो है इसमें बताएंगे कि सेतु संतुलित होगा। ये सेतु संतुलित क्यों होगा? क्योंकि जब भी ये बीच वाला महत्वहीन होता है तो सेतु संतुलित होता है, तो सेतु संतुलित होगा यहां पर बताएंगे। ये रटने वाला काम नहीं, यही इसका तर्क है। सेतु संतुलित होगा, और अगर सेतु संतुलित है तो हम लिख सकते हैं P बटे Q बराबर R बटे S। P कितना है 5, ये है P, ये है Q। Q कितना है 10, R कितना है 4, S कितना है X। तो ये कट जाएगा, 5 से क्या 5, 5 गुना 10, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, X का 1 में करेंगे X, हो जाएगा 8। तो पहला उत्तर आ चुका है। पहला उत्तर क्या था? पहला उत्तर ये था कि भाई पहला प्रश्न क्या था कि प्रतिरोध X का मान, प्रतिरोध X का मान। तो प्रतिरोध X का मान हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? ये हो गया मान लीजिए पहला। दूसरा कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिए, ये सेल लगा है, सेल लगा है, इसमें जो धारा, यहां से जो धारा निकलेगा प्लस सिरे से आई, वो दो जगह बटेगा। एक इधर जाएगा जिसको हम I1 लिखेंगे, एक इधर जाएगा जिसको हम I2 लिखेंगे। यहां से ऐसे जाएगा I1, इधर I1 जाएगा, यहां से निकलेगा I1, बीच में नहीं जाएगा क्योंकि ये महत्वहीन है। यहां से जाएगा, महत्वहीन का मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, I2। और फिर उसके बाद यहां से I1 I2 जोड़ करके I हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालना है, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, इसमें धारा निकालना है, और X ओम में धारा निकालना है, 5 और X, और बैटरी से ली गई कुल धारा मतलब I निकालना है, और बैटरी द्वारा दी गई शक्ति निकालना है। तो इन दोनों को तभी हम निकाल पाएंगे, 5 ओम में प्रवाहित धारा और X ओम में, जब हमें इसका वोल्टेज पता होगा, या तो 5 ओम का, या तो 10 ओम का, या तो दोनों का साथ में वोल्टेज पता होगा, तभी हम जो है धारा निकाल पाएंगे। और ऐसा इसमें भी होगा, X ओम का जो है धारा तभी निकल पाएगा जब उसका वोल्टेज पता होगा। थोड़ा सा जटिल प्रश्न। और बैटरी से ली गई कुल धारा आराम से निकल सकता है। कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर होता है V बटे में R। ये होता है, वोल्टेज यहां पर दिया है, हम पूरा इसका हल करके प्रतिरोध निकालते हैं। अगर कुल धारा निकल गया तो आगे का भी प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो हमारा काम क्या करना है यहाँ पर, ये पहले हम पूरा निकाल लेते हैं, फिर उत्तर लिख देंगे इसका। तो पहला फोकस हमारा ये रहेगा कि हम I निकालें, उसके बाद I1 I2 सब पता चल जाएगा। I1 5 ओम में धारा है और I2 जो है X ओम में धारा है, तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें कुल धारा निकालने के लिए हमें पता है कि I बराबर होता है V बटे में R। तो सबसे पहला काम है हमें R पता करना, इसका टोटल R क्या होगा। कैसे पता चलेगा, इसमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, इसमें ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में। अभी इसके पहले यही देखा गया कि P और Q जब ये हट जाएगा बीच में से, जब ये हट जाएगा बीच में से, यहां से ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और उसके बाद फिर समांतर क्रम में। तो यहां पर लिखेंगे P व Q श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में है? क्योंकि यहां से जो धारा जा रहा है I1, इसमें भी I1, धारा का मान समान, श्रेणी क्रम, धारा का मान समान है तो श्रेणी क्रम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर P प्लस Q। P कितना है 5, Q कितना है 10, हो जाएगा 15। और उसके बाद बताएंगे R व S, R व S श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो इसका जो है प्रतिरोध हो जाएगा R डबल डैश बराबर R प्लस S। R कितना रखेंगे 4, S आया है 8, यस 8 आया है, तो हो जाएगा कितना 12। तो R डैश और R डबल डैश में पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसमें R डैश और R डबल डैश पता चल गया। अब अगला काम क्या है हमारा, इसमें अब बताएंगे कि ये जो यहां से यहां तक आया है, अब इसका फिगर कैसे बन जाएगा। ये जो है, ये P और Q एक हो जाएंगे, P और Q एक हो जाएंगे, ऐसे बना सकते हैं।
और ये बीच में का है नहीं, इसको हम पहले ही नगण्य मानेंगे, और ये जो है ये इसका प्रतिरोध ऐसे दिखा सकते हैं। ये फिगर नहीं बनाना है, केवल समझने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा फिगर होगा। ये कैसे बना दिया गया? बीच में का ये है नहीं, गायब है। ये दोनों श्रेणी हमने जोड़ करके इन दोनों को एक बना दिया। नीचे वाला भी वैसे ही एक ठो बन गया। और यहां पर एक और भी प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। अब क्या करेंगे यहां पर? अब करेंगे इसमें इसका जो है ये बताएंगे कि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो हो जाएगा 1/R। 1/R का मतलब यहाँ पर हम R ट्रिपल डैश कर सकते हैं, क्योंकि R पहले से ही नाम हम रख लिए। तो हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। 1/R 1/R कितना होगा? 1/R डैश 15 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे इसमें। तो 2 गुना 4 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 15 से भाग करेंगे 4 प्लस 12 से भाग करेंगे 5 और ये हो जाएगा 9/60। 3 से सरल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यहां हो जाएगा 20। तो सीधा कर लेंगे तो R ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 20/3। R ट्रिपल डैश ऊपर, 20 ऊपर, 3 नीचे। तो ये हो गया अभी तक ये यहां तक का तुल्य प्रतिरोध। अब इसके आगे एक और जुड़ा है, इसमें एक और जुड़ा है। ये अभी ये कहां तक का हल हुआ है? ये यहां तक का हल हुआ है पूरा। अभी ये बचा हुआ है तो इसमें देखते हैं। तो ये जो R ट्रिपल डैश है, ऊपर वाले का पूरा हल करके आया, एक R है। तो यहां पर बताएंगे कि R ट्रिपल डैश व R किस क्रम में होंगे, कौन से क्रम में होंगे। सबसे पहली बार जब ये पूरा जुड़ जाएगा तो एक हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा होगा। तो यहां से जो धारा निकलेगा वो R ट्रिपल डैश में भी जाएगा, वही धारा इसमें भी जाएगा। धारा का मान समान। तो श्रेणी क्रम में धारा को भेज करके हम पता कर सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। R, यहां R भी लिख सकते हैं फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हो जाएगा R ट्रिपल डैश प्लस R। यहां पर R ट्रिपल डैश का मान कितना आया है? 20/3 और R का मान जो है 15। तो इसका इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15 × 45 और 20 65/3 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। अगर कहीं जोड़ने घटाने में अगर गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये आ गया फाइनल प्रतिरोध, फाइनल टोटल प्रतिरोध। हमने किया क्या इसमें, फिर से समझ लेते हैं। ये बीच वाला महत्वहीन था। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि धारा का मान समान है। अब जब ये दोनों श्रेणी क्रम हो जाएंगे तो ये बीच वाला नहीं है, तो ऊपर और ये जो है ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। तो ऊपर नीचे समांतर क्रम में, फिर ये पूरा होकर के एक उत्तर आएगा, मतलब एक प्रश्न उसका आंसर आएगा। फिर इसके साथ जो है श्रेणी क्रम में ये फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो कुल धारा यहां से निकाल सकते हैं। कुल धारा I बराबर हो जाएगा V/R या E/R लिखे। E कितना है? 5 और R कितना है? 65/3। ये चला जाएगा ऊपर,
तो 5/65 गुणे में 3, 3 से कट जाएगा ना, 5 से कटेगा, 3 से नहीं, तो यहाँ पर 65 है, 5 से इसको सरल कर देंगे, 5 13 आ जाएगा नीचे, 3/13 एम्पियर, 3/13 एम्पियर। तो अभी ये वाला आंसर आया, बैटरी से ली गई कुल धारा। बैटरी द्वारा दी गई शक्ति भी तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसमें जिसको नोट करना है वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या पीडीएफ से देख सकते हैं। थोड़ा जटिल प्रश्न है, धैर्य रख करके समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब शक्ति भी निकाल सकते हैं, अभी ये दोनों बाकी है, इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। शक्ति भी निकाल सकते हैं, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, फिर आंसर डायरेक्ट नंबर वाइज लिख सकते हैं। अभी जो मिल रहा है उसको निकाल लेते हैं, लास्ट में लिख देंगे क्रम से आंसर। शक्ति P बराबर होता है V/I, लेकिन यहाँ V नहीं, E/I हो जाएगा। E का मान 5, I का मान 3/13 हो जाएगा 15/13, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो ये हो गया लास्ट का आंसर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि 5 ओम के प्रतिरोध में धारा कैसे पता चलेगी। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर एक बात समझना है कि ये थोड़ा जटिल है। जटिल क्यों है? थोड़ा सा सबको कम समझ में आता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसका फिगर समझते हैं, बनाना नहीं है, समझना है। जब 5 और 10 को जोड़ा गया था तो कुछ ऐसा फिगर आया, और जब ये 4 और इसका 8 मान था तो कुछ ऐसा फिगर इसका आया। भाई ये दोनों एक हो गए, जिसका नाम R' रखा गया था, ये R" रखा गया, और ये नीचे का ऐसे बना देंगे जो जैसे है। कुछ ऐसे फिगर था। अब हमें समझना यहां पर ये है, इसका नाम जो है यहां पर C, यहां पर जो है D। देखिए, इसमें समस्या ये है कि हमें निकालना है 5 ओम में धारा I1। अगर हम यहां पर ये धारा निकाल लेते हैं, ये I1 ये I2 है, अगर R' का धारा हमें पता चल जाता है तो जो R' में धारा I1 है वही I1 5 ओम और 10 ओम में है। जोड़ने के बाद जो है, ये जोड़ने के बाद फिगर आया है, तो इसमें हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे? इसलिए नहीं निकाल पाएंगे, 5 ओम का हमें वोल्टेज नहीं पता है। देखिए, धारा निकालने के लिए I बराबर होता है V/R, वोल्टेज नहीं पता है, इसलिए इसका डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। इसका प्रतिरोध तो पता है, 5 लिख देंगे हो जाएगा, वोल्टेज नहीं पता है। तो अब हम करेंगे क्या? इसमें करेंगे ये कि R' का वोल्टेज हम पता कर लेंगे। R' का वोल्टेज पता करने के बाद यहां से करंट निकाल लेंगे, और करंट जो निकलेगा वही इसका भी हो जाएगा, क्योंकि जो करंट यहां बह रहा है I1 वही इसमें भी जा रहा है। जोड़ने के बाद भी वही करंट है, बदल नहीं जाएगा। तार में ये जो है, जो जोड़ देंगे तो वही करंट जाएगा। तो कहना यह है कि अगर R' का धारा निकल गया मतलब 5 ओम का निकल गया, R" का निकल गया मतलब 4 का और X का निकल जाएगा। तो इनमें धारा कैसे निकालेंगे? जब इनका वोल्टेज पता होगा। अब वोल्टेज कैसे पता होगा? देखिए, टोटल धारा हमें पता है, टोटल धारा निकालनी है 3/13। टोटल धारा जो है पता है, C और D के बीच यही धारा जा रहा है। अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो C और D के बीच वही धारा जाएगा। तो हम निकालेंगे कि R' का वोल्टेज, या ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, C और D के बीच वोल्टेज निकालेंगे, C और D के बीच विभवांतर। तो V बराबर होता है I × R। तो VCD, C और D के बीच निकालना है। R यहां पर R" रखा जाएगा। क्यों? C और D के बीच इसका फाइनल जो उत्तर आया था RRR था। I का मान रखेंगे 3/13, और RRR जो था वो 20/3 था। इससे कट जाएगा, आ जाएगा 20/13 वोल्ट। यही नहीं समझ में आता है।
सी और डी के बीच वोल्टेज निकालेंगे तो वो सी और डी के बीच वोल्टेज, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो जो सी और डी के बीच वोल्टेज आएगा वही आर डैश का वोल्टेज हो जाएगा, वही आर डबल डैश का वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो सी और डी के बीच वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर I इंटू आर लगाएंगे, I निकालेंगे 3/13, आर डबल डैश सी और डी के बीच का ये तुल्य प्रतिरोध है, यहाँ ट्रिपल डैश, यहाँ पर कर लेंगे। अब ये निकल गया, यही वोल्टेज आर डैश का है, यही वोल्टेज आर डबल डैश का है, तो I1 का मान निकाल लेंगे। तो धारा I1 क्या हो जाएगा, धारा I बराबर होता है V बटे में R। तो यहाँ पर V जो है किसका लिखेंगे, C और D के बीच। I1 निकालना है किसमें, R डैश में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R डैश। VCD पता है कितना है, 20/13, और R डबल डैश कितना है, R डबल डैश, R डैश का मान इसके पहले निकाला गया होगा, हाँ, ये P और Q का तुल्य निकला था 15, इसके नीचे 1 लगाकर इसको पलट देंगे, 20/13 गुणे 1/15, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 24, तो हो जाएगा 4/39 एम्पियर। I1 निकल गया। ऐसे लिखेंगे धारा I2, VCD I बराबर V बटे में R, तो यहाँ R डबल डैश होगा क्योंकि I2 R डबल डैश में। VCD कितना रखेंगे, 20/13, R डबल डैश कितना रखेंगे इसमें, R डबल डैश रखेंगे जो है इसका तुल्य 4 और 8 जो है 12 है, इसके पहले होगा, आप लोग देखिएगा 12, इसके नीचे 1 लगा पलट देंगे, 20/12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्रम से लिख लीजिएगा, क्रम से लिखने का मतलब जो x का मान आया है उसको लिख लीजिए, 5 ओम में धारा ये I1 लिख लीजिएगा, और ये ऐसे ही क्रम से आप लास्ट में उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। अभी ये आंकिक प्रश्न चलता रहेगा, हाँ, इसको जो न समझ में आए ध्यान से समझिए, वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, समझ में आएगा।